नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस कक्षा में। तो हम लोग HSSC TGT संस्कृत 2023 के पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जो पूरा पाठ्यक्रम है, ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसका PDF निकाला है। तो PDF में दिया जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में बटा होगा। अंक कुल 100 होंगे या 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में से ये 50-50 करके 2 भागों में बटेगा। पहले ऐसे 50 फिर 50। तो पहला वाला भाग जो होगा, बुकलेट में जो पहला वाला भाग होगा उसके अंतर्गत 4 हेडिंग आ रही हैं और सबके लिए अलग अलग वेटेज किया गया है। चलिए अब सब्जेक्ट वाले पे विचार कर लेते हैं हम लोग। जो हरियाणा राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पे संस्कृत संबंधी पाठ्यक्रम डाला गया है वो इस फॉर्म में है। तो इसमें सीधे पहले कहा जा रहा है कि संस्कृत पाठ्यक्रम, और फिर खंड अर्थात भाग क दिया जा रहा है। तो इस भाग क में दिया जा रहा है अपठित अवबोधनम, और नीचे दिया जा रहा है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो इसका अभिप्राय है कि एक पैरा टाइप का गद्यांश दिया रहेगा और उसको पढ़ना है हम लोगों को ध्यान से, और उसी गद्यांश के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए रहेंगे, 7-8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, या 4-5 भी हो सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न दिए रहे होंगे नीचे, उन सब के उत्तर उसी गद्यांश में छिपे मिलेंगे। यदि हम लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे जो उत्तर हैं, नीचे जो प्रश्न पूछे गए होंगे उनके सारे उत्तर इन्हीं में छिपे होंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ना है गद्यांश को, और फिर उनके उत्तर पर टिक करना है। तो इस प्रकार ये जैसे सीटेट इत्यादि परीक्षाओं में गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही उसी तरह का होगा। जैसे राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, टेट इत्यादि, वहाँ भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी 10+2 में जब हम लोग होते हैं तो वहाँ भी ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं। गद्यांश दे दिया जाता है, उसको पढ़ना पड़ता है, फिर उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उनके उत्तर देने पड़ते हैं। अब खंड ख आ रहा है, तो इसमें आ रहा है व्याकरण प्रकरणम। तो इसमें पहला पॉइंट है संज्ञा प्रकरणम बनेगा। तो संज्ञा प्रकरण पूरा कहने का अभिप्राय है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है वो सारा हम लोगों का तैयार होना चाहिए, और जितनी संज्ञाएं हैं उनके विषय में परिचित होना चाहिए, उन्हीं से प्रश्न उठेंगे। संधि प्रकरणम, तो संधि प्रकरणम के अंतर्गत है संधि, पूरा संधि की जैसे पंच संधि है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो कुल मिला के 3 भागों में पहले उनको मोटा मोटा बांटा जाता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये सारे जो विभाजन है संधियों के, उनसे हम लोगों को अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए उन सभी से, और सूत्र भी तैयार हो तो अच्छी बात है। और जितने जैसे सूत्र तैयार कर लीजिए, फिर उनसे रिलेटेड जो प्रश्न जो शब्द बना करते हैं वो सारे शब्द तैयार कर लीजिए, तो ये प्रकरण तैयार हो जाएगा अपने आप। फिर शब्द रूप धातु रूप, तो इनका नियमित वाचन करना चाहिए हम लोगों को। कोई अच्छी प्रमाणित पुस्तक ले लें, जैसे रूप चंद्रिका करके एक पुस्तक आती है गुटका टाइप की, वो ले लें, तो ये वाला प्रकरण तैयार हो जाएगा। शब्द रूप धातु रूप, इनका नियमित रूप से वाचन करना चाहिए, तभी इनमें गति आती है। फिर कारक प्रकरणम, तो कारक प्रकरणम के अंतर्गत ये कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कारक प्रकरण सीधे सीधे सिद्धांत कौमुदी से पूछा जाएगा। तो इसकी भी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी टीकाएं उपलब्ध हैं, आप लोग ले सकते हैं। उदयाचलम संस्थान पर ये सारा संज्ञा प्रकरण भी पढ़ाया जा चुका है, संधि प्रकरणम भी अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, कारक प्रकरणम भी पढ़ाया जा चुका है। तो इसकी वीडियोज अपलोड हैं, प्लेलिस्ट इनकी बनी है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, उदयाचलम संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है इस पर हरियाणा TGT के लिए एक अलग ही प्लेलिस्ट बनवा दे रहे हैं आज आप लोगों के लिए। उस प्लेलिस्ट में ये सारे जो वीडियोज हैं उनको ले जाके डाल दिया जाएगा, तो आप इसको अभी से आज से ही दे सकते हैं। तो संज्ञा प्रकरण से जितने भी वीडियोज हैं सब ले जाके वहाँ डलवा देंगे। संधि प्रकरण पर, शब्द रूप धातु रूप पर भी वीडियोज बने हैं, उनको ले लीजिएगा आप लोग, उसको देख लीजिएगा। कारक प्रकरण भी पूरा पढ़ाया जा चुका है उदयाचलम संस्थान पर के यूट्यूब चैनल पर। और समास प्रकरण ये हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी ये प्रकरण चल रहा है। उपसर्ग प्रत्यय अव्यय, ये टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, यही बचे हैं, बाकी ये सब पढ़ाया जा चुका है उदयाचलम संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे। विशेषण और विशेष्य, इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर लेंगे। हाँ, और फिर विलोम पदम व पर्याय पदम, तो ये वाले इतना जितना अंडरलाइन किया है, समास प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विशेष विशेषण विलोम पद
पर्याय, इन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे अच्छे से। आप लोग लाइव कक्षा में आइएगा। ये सारे जो ये तथ्य आ रहे हैं इन पे इनको ले लेकर ही, इन शीर्षकों को ले लेकर ही हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे, सब तैयार होगा, इस हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं हो जाए। विलोम पदम और ये वैसे ये विलोम पदम और पर्याय पदम, इनके लिए मार्केट में पुस्तकें उपलब्ध हैं, आप लोग ले सकते हैं। जैसे सीटेट की तैयारी के लिए संस्कृत की पुस्तकें आती हैं, उनमें भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, विलोम पद, पर्याय पद। इस उदयाचलम यूट्यूब चैनल पर हम लोग लाइव कक्षा में ये सब पढ़ लेंगे, सब तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात तो ये खंड क हो गया, फिर खंड ख हो गया, इसमें पूरा व्याकरण आ रहा है, इसमें अपठित अवोधनम या फिर अब खंड ग के अंतर्गत साहित्य प्रकरण। यही यही जो खंड है ये ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि साहित्य में क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं, क्या क्या हम लोगों से पढ़वाना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले दे रहे हैं काव्य प्रकरण, तो काव्य प्रकरण फिर जैसे अब काव्य प्रकरण देके फिर कह रहे हैं जैसे रामायण, भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि। तो यही चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। और फिर नीचे दे रहे हैं कि साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, छंद व अलंकार। रस प्रकरण के लिए यहाँ पे छंद और अलंकार दे रहे हैं, तो छंद अलंकार के लिए हम लोगों को 9वां 10वां उल्लास पढ़ना होगा। तो 9वां 10वां उल्लास में भी पूरा उल्लास नहीं पढ़ना है, जो सेलेक्टिव अलंकार आ रहे हैं उन्हीं का अध्ययन कर लेना है। जो शब्दालंकार हैं और कुछ अर्थालंकार हैं जो प्रायः प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यूजीसी इत्यादि में है, तो इसको ऐसे ही तैयार करना होगा। इस पर भी हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे, एक अलग ही फाइल बना देंगे। जो बहुत प्रचलित अलंकार हैं, प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं की कुल सूची मिला के 8, 10 या 20 अलंकार ऐसे पढ़ लेंगे जो ज़्यादा प्रचलित हैं। और या फिर उत्तर प्रदेश पीजीटी में जो अलंकार हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी काम का है। तो उससे ज़्यादा बहुत नहीं पूछेंगे अलंकार, बस ये जो हेडिंग में दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, जो बहुत प्रचलित अलंकार हैं उनके विषय में, उनके लक्षण और उदाहरण पूछा जा सकता है। और छंद है तो छंद के भी संबंध में जो बहुत प्रचलित छंद हैं, तो कुल मिला के जैसे 15-20 छंद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उनका भी ऐसे लक्षण और उदाहरण कि इस छंद का जो लक्षण है वो क्या है और इसके उदाहरण क्या है, इसमें गण कितने आते हैं। तो ये दोनों ही प्रकरण हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे एक अलग अलग फाइल में। इसको अलग फाइल में पढ़ेंगे, इसको अलग फाइल में पढ़ेंगे। और इन ग्रंथों से संबंधित तो काव्य जो साहित्य दर्पण है, इसका पहला परिच्छेद हम लोगों को तैयार करना होगा, और उसमें भी काव्य लक्षण इस ग्रंथ के भी संदर्भ में और इस ग्रंथ के भी संदर्भ में काव्य लक्षण, काव्य भेद, फिर काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन इत्यादि, ये जो चीज़ें आती हैं वो सब तैयार करना होगा। तो कुल मिला के साहित्य दर्पण का पहला परिच्छेद तैयार कर लेना है, काव्य प्रकाश का भी पहला उल्लास और दूसरे उल्लास में भी काम की चीज़ें काफ़ी हैं। उसके पश्चात रस के लिए यहाँ पे छंद आ रहा है, तो रस के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चौथा वाला जो उल्लास है, तो जो रस की निष्पत्ति छंद आ रहा है, तो यहाँ पे ये चौथे वाले उल्लास में रस निष्पत्ति, बस इसके जो भरत मुनि के अनुसार इसका सिद्धांत है रस निष्पत्ति के संबंध, जो रस संबंधी जो वाद हैं उनको पढ़े रहना होगा। रस संबंधित वाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, ये सारे तीन चार आए हैं, ये सारे वाद हम लोगों के तैयार होने चाहिए। इसको इस प्रकार करते हैं खंडग में। तो इसको पहले बांटेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य, अब फिर इसके अंतर्गत हेडिंग बनेगी गद्य काव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, खंड काव्य, फिर महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव और विकास।
नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को संस्कृत साहित्य का इतिहास एक पुस्तक आती है, उसमें ये सारा मैटर मिल जाएगा। एक बार उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जाएं तो उसमें ये सब चीज़ें, क्योंकि इनका सामान्य अध्ययन ही करना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, बस इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इनके विकास के क्रम में कौन कौन से इस सीरीज में ग्रंथ आ रहे हैं, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। और फिर अब कैटेगराइज करेंगे तो ये पूरा हो गया संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसको कहेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके लिए बहुत अच्छी सी एक पुस्तक आती है कपिल देव द्विवेदी की, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने लिखा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसको ले लें। अन्यथा उदयाचलम संस्थान पर इस टॉपिक पर हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा होगा कि ये पुस्तक ले लें, आप लोगों के पास ना हो तो बहुत ही अच्छी है। इसमें इस टॉपिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो सकती हैं, जैसे आर्ष काव्य है। आर्ष काव्य अर्थात ये जो रामायण महाभारत इत्यादि आ रहे हैं, इनके संबंध में भी सामान्य जानकारी वहीं से मिलेगी हम लोगों को। और भगवत गीता जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है, तो भगवत गीता का बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इसका जो सांख्य योग है, दूसरा अध्याय, उसका नाम सांख्य योग है, उसको पढ़े रहें। उसके उसके श्लोक मान लीजिए, श्लोकों को पूछ सकता है परीक्षा में। और भगवत गीता के जितने अध्याय हैं, सारे 18 अध्याय, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो अध्यायों के 18 अध्यायों के नाम और श्लोकों की संख्या, हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये सब टॉपिक हम लोगों को अलग से तैयार करना होगा। बाकी ये रामायण दे रहे हैं तो ये आर्ष काव्य के अंतर्गत आएगा या फिर महाकाव्य के अंतर्गत आएगा। जो पौराणिक महाकाव्य हैं तो इनको ऐसे आर्ष काव्य कहेंगे, आर्ष काव्य। तो आर्ष काव्य में रामायण महाभारत दोनों आ जाएंगे। इनके विषय में सामान्य जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। भगवत गीता के संबंध में दूसरा अध्याय पढ़े रहें, इससे प्रश्न बन सकते हैं। और बाकी 18 अध्यायों के नाम क्या हैं, श्लोकों की संख्या क्या है, ये पता होनी चाहिए हम लोगों को। पहले अध्याय में जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण की शंख का क्या नाम था और अर्जुन के शंख का क्या नाम था, शंखनाद जिन जिन महारथियों ने किया था उनके शंखों के नाम आए हैं। तो ये सब चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं वो सब पता होनी चाहिए। और फिर अब यहाँ पे ये लौकिक संस्कृत साहित्य में ये पूरा संस्कृत साहित्य का इतिहास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाटक भी दे रहे हैं। और गद्य साहित्य में आ सकता है गद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य दिया जा रहा है तो स्पष्ट है कि गद्य साहित्य भी पूछेगा। गद्य साहित्य में शुकनाशोपदेश को हम लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। शुकनाशोपदेश। फिर पद्य साहित्य में पद्य साहित्य में पद्य साहित्य में मान लीजिए रघुवंशम है, महाकाव्य है रघुवंशम। इसका प्रथम सर्ग पढ़े रहें तो अच्छा होगा, बहुत डीप में नहीं जाना है, सामान्य ढंग से इसको पढ़े रहें। इसमें जो सूक्तियाँ आई हैं उनको याद किए रहें। फिर किरातार्जुनीयम आ सकता है, किरातार्जुनीयम क्योंकि उत्तर प्रदेश टीजीटी में ये है किरातार्जुनीयम, इसका प्रथम सर्ग। तो बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है इसमें, 45-46 श्लोक हैं, वो सारे श्लोक पढ़ लें आप लोग। और उसमें जो सूक्तियाँ आ रही हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। और मेघदूतम में जो सूक्तियाँ आ रही हैं, मेघदूतम को भी पूर्व और उत्तर दोनों को ही पढ़े रहना चाहिए। एक बार कॉमन रूप से इसे रीडिंग कर लें और जो सूक्तियाँ आ रही हैं सूक्तियों को याद कर लें। मेघदूतम तो संपूर्ण मेघदूतम से सूक्तियाँ, इनकी सूक्तियाँ तैयार होनी चाहिए। फिर
नाट्य साहित्य ये हो गया संस्कृत साहित्य का इतिहास की दृष्टि से, ये सब चीज़ें हो गई इस पॉइंट में। फिर गद्य साहित्य में शुकनाशोपदेश हो गया, इसको पढ़े रहना चाहिए अच्छे से। पद्य साहित्य में रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, मेघदूतम ये गीति काव्य है, खंड काव्य है, इसको खंड काव्य कहेंगे, ये खंड काव्य के अंतर्गत आएगा। तो इसको तैयार कर, इसको सारा नहीं तैयार करना है, बस इसकी सूक्तियाँ जो आ रही एक बार कॉमन रूप से पूरा ग्रंथ पढ़ लें। पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो भागों में बांटा गया है ये, तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को एक बार कॉमन रूप से पढ़ लें। फिर इसकी जो सूक्तियाँ आ रही हैं दोनों ही भागों में, वो सूक्तियाँ तैयार होनी चाहिए। पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों को ही पढ़ाया जा चुका है, उदयाचलम संस्थान में इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप लोगों को मिल जाएगी। अब हाँ, इसमें जो सूक्तियाँ आ रही हैं सूक्तियों पर अलग से हम लोग पढ़ लेंगे लाइव कक्षा में। जितनी भी सूक्तियाँ आ रही हैं सबको कलेक्ट करके लाइव कक्षा में पढ़ लेंगे इसके संबंध में। तो ये एक फाइल में ये सारा आ जाएगा। किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है वो पढ़ाया जा चुका है उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पे, इसको पूरा पढ़ाया जा चुका है। रघुवंशम नहीं पढ़ाया गया है, रघुवंशम भी पढ़ लेंगे हम लोग, लाइव कक्षा में इसको पढ़ डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, श्लोक लिखना है, उसका वाचन करना है और उसका भावार्थ पढ़ लेना है। बाकी उसमें व्याकरण की दृष्टि से जो जो चीज़ें आ रही हैं बस कॉमन रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते चलना है। हाँ, जो सूक्तियाँ आएंगी उनको याद किए रहना है। तो किरातार्जुनीयम पढ़ाया जा चुका है, इसको अभी आप जाके प्लेलिस्ट तैयार करवा रहे हैं हम हरियाणा टीजीटी की, तो उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोज मिल जाएंगे, इसको पढ़िए, अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें। बाकी संस्कृत साहित्य, ये जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है तो इसके लिए कपिल देव द्विवेदी की किताब ले लें। तो नाट्य साहित्य में आएगा नाट्य साहित्य में आएगा हम लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक तैयार किए रहना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, इसके जो श्लोक चतुष्टय हैं और इस अंक में जो सूक्तियाँ आ रही हैं सूक्तियों को भी अच्छे से तैयार किए रहना चाहिए। और फिर दूसरा जो नाट्य ग्रंथ है वो है उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम का तृतीय अंक, इसको पढ़े रहना चाहिए। इसमें भी जो 48 श्लोक हैं, जितनी सूक्तियाँ आ रही सूक्तियों को भी याद किए रहना चाहिए, अच्छे से इसकी विषय वस्तु भी तैयार किए रहना चाहिए। तो 2 नाटक तैयार किए रहना चाहिए क्योंकि ये सब उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी है। और उदयाचलम पर ये दोनों ही ग्रंथ पढ़ाए जा चुके हैं, जो हरियाणा की प्लेलिस्ट है उस पर ये अभी से वीडियो सारे डलवा देंगे, आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दें। चलिए, ये खंड हो गया। नाट्य साहित्य में 2 ग्रंथों को तैयार किए रहना चाहिए हम लोगों को। बाकी नाट्य साहित्य का उद्भव और विकास संस्कृत साहित्य के इतिहास से अच्छे से तैयार किए रहना चाहिए। हाँ, अब खंड घ आ रहा है, ये खंड घ हो गया, खंड घ। तो खंड घ में वैदिक साहित्य आ रहा है। इस टॉपिक का अध्ययन संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही हम लोगों को करना चाहिए। तो इसमें और दिया जा रहा है कि वेद, और वेद हैं तो उनका विभाजन कैसे हुआ है, तो जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इन 5 खंडों में इनको पूरे वैदिक साहित्य को बांटा गया है। तो वेद कितने हैं, उनके उपवेद कितने हैं, और प्रत्येक वेद के जो पुरोहित होते हैं उनके क्या नाम है, ये जो मोटी मोटी जानकारियां हैं ये सब हम लोगों को होनी चाहिए वेद के विषय में। फिर उपनिषद आ रहा है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, कितनी प्रमाणिक मानी जाती है, कुल संख्या कितनी मानी जाती है विद्वानों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा, ये सब जो मोटा मोटा ज्ञान है ये हम लोगों को होना चाहिए। ये सब संस्कृत साहित्य के इतिहास में मिल जाएगा। और उदयाचलम संस्थान पर भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ये वाला टॉपिक सब पढ़ लेंगे। तो जितनी भी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं सब आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी यहाँ। उपनिषद, फिर दर्शन, तो दर्शन में भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना हम लोगों को। जैसे हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है, चारवाक जैसे नास्तिक दर्शन है, तो उनके विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो वैदिक साहित्य में ये पूरा जैसे हो गया संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये हो गया
उपनिषद नीचे फिर से अलग से भी दे रहे हैं। इसके पश्चात दर्शन में जो 6 दर्शन है, षड दर्शन, सारे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन हमारे यहाँ 3 माने जाते हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन, ये 3 नास्तिक दर्शन हैं, बाकी 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं। तो सब दर्शनों के विषय में उनकी स्थापना किसने की और उनके उनके अनुसार प्रमाण इत्यादि कितने माने जाते हैं, कितने प्रमाण, न्याय शास्त्र के अनुसार प्रमाण कितने हैं, वेदांत के अनुसार प्रमाण कितने हैं, चारवाक दर्शन कितने प्रमाण मानता है। प्रमाण यही जो मोटी मोटी जानकारियां हैं इनके विषय में होनी चाहिए हम लोगों को, बहुत डीप में नहीं जाना है। तो ये सब हम लोग चैनल पर पढ़ लेंगे, उदयाचलम संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर लाइव कक्षा में ये सब पढ़ेंगे, ये तैयार करवाएंगे इससे। इस टॉपिक को ऐसे ही हम इस टॉपिक को क्या, ये सारे जो बिंदु आ रहे हैं, खंड ग, खंड घ, सारे खंड के अंतर्गत सबको हम लोग बिंदुवार पढ़ेंगे चैनल पे। आप लोग चिंता न करें, सब तैयार हो जाएगा। हाँ, जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं उनके विषय में पहले ही दे रहे हैं। वो हरियाणा वाली प्लेलिस्ट जो बन रही है उसमें आपको सब वीडियोज मिल जाएंगे, पुराण आदि। संस्कृत साहित्य के इतिहास में ये वाला टॉपिक आराम से मिल जाएगा। तो पुराण कितने हैं, इसके संबंध में पुराण कितने हैं, उनके जो प्रतिपाद्य विषय हैं, प्रतिपाद्य विषय हैं वो क्या हैं, इसके विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और पुराण के लक्षण क्या हैं, पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास आप लोग उठाएंगे तो पुराण के लक्षण मिल जाएंगे। पुराण के लक्षण से परिचित होना चाहिए हम लोगों को। 18 पुराण माने जाते हैं, 18 के नाम याद होने चाहिए कि इतने पुराण हैं, इनके ये नाम हैं। 18 उप पुराण हैं, तो पुराण उप पुराण के विषय में उनके नाम याद रहे तो अच्छा रहेगा। और षड वेदांग, इसके पश्चात षड वेदांग दिया जा रहा है। षड वेदांग, तो षड वेदांग में शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग के विषय में इनके भेद कितने हैं और इन सभी शाखाओं के क्या क्या प्रतिपाद्य हैं, प्रतिपाद्य विषय इनके क्या क्या हैं, ये पता होना चाहिए। इसकी सामान्य जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। ये भी संस्कृत साहित्य के इतिहास में सारा टॉपिक मिल जाएगा, सब बिंदु मिल जाएगा। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पे खंडग में साहित्य प्रकरण दे रहे हैं, इससे क्लियर नहीं हो रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमारे दृष्टिकोण में यही सब चीज़ें आएंगी। ये जो साहित्य खंड है इसमें ये इतनी चीज़ें आएंगी और इतनी चीज़ें हम लोगों को तैयार किए रहना चाहिए। तो अब टाइम शेड्यूल डाल दिया जाएगा। लाइव कक्षा में ही हम लोग खंड क को छोड़कर ख, ग और घ, इन तीनों ही खंडों में जितने भी बिंदु आ रहे हैं प्रत्येक बिंदु का अच्छे से अध्ययन करेंगे लाइव कक्षा में। और जितना उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से नोट्स भी आप लोगों को यहीं पे देंगे। तो नोट्स आप लोगों को खुद बनाना होगा, बोर्ड पे ऐसे लिख लेके हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का सब तैयार हो जाए। हाँ, शब्द रूप धातु रूप का वाचन अभी से शुरू कर दें और अच्छा होगा कि प्रातः भी वाचन करें और रात्रि में भी वाचन करें, एक बार वाचन कर लें। हो गया। तो संस्कृत वाले पाठ्यक्रम में इतनी ही चीज़ें आ रही हैं। तो जो जो चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं चैनल पर, वो हरियाणा वाली प्लेलिस्ट में, टीजीटी की प्लेलिस्ट में डाल दी जाएंगी, उनको आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। बाकी लाइव कक्षा में जितने भी तथ्य आ रहे हैं सब पर बिंदुवार अध्ययन हम लोग करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने हरियाणा टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा कर ली है। और जो चीज़ें चैनल पर पढ़ाई जा चुकी हैं वे हरियाणा टीजीटी की जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर डाल दी जाएंगी, आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दें। बाकी जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं उनको हम लोग लाइव कक्षा में आके पढ़ेंगे और फुल नोट्स देंगे आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से जो जो उपयोगी है। और परीक्षा मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिन नहीं है तो पहले ऐसा करेंगे, पाठ्यक्रम ख़त्म करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, फिर जो संभावित प्रश्न बना सकते हैं इन सारे बिंदुओं पर, संभावित प्रश्न पर भी हम लोग मैराथन क्लास चला के पढ़ लेंगे।
और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी मैराथन क्लास में ही पढ़ लेंगे, सब तैयार हो जाएगा। हाँ, और एक जानकारी है कि उदयाचलम संस्थान पे ये जो सारे ग्रंथ आ रहे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, व्याकरण का पूरा टॉपिक जितना है, संधि समास कारक, जो संस्कृत में गणना है, संस्कृत गणना पर, शब्द रूप धातु रूप पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ाए जा चुके हैं क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो वो सारे प्रश्न, वो सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं वो भी आप लोगों के काम के हैं, बेहद ही काम के हैं। तो उनको भी चैनल पर जाके जो क्वेश्चन बैंक टाइप की प्लेलिस्ट, क्वेश्चन बैंक इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप लोग बाकायदा देखें, सारे क्वेश्चन देखें और उसको अच्छा होगा कि हल भी करते जाएं, हल करते जाएं या उसको नोट करते जाएं। तो क्वेश्चन पढ़ें, जैसे हमने पढ़ाया है सारे को, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर विकल्प पढ़ते हैं, फिर उस पर जो सही होता है उस पर बताते हैं कि ये क्वेश्चन इसमें ये सही है। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो आप लोग ऐसा करें कि क्वेश्चन लिखें और उसमें जो सही आंसर हम बता रहे हैं उसको नोट कर लें कॉपी में। व्याकरण वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसको सब नोट कर लें, सब। जैसे संधि पर पढ़ाया गया है, कारक पर पढ़ाया जा चुका है, समास पर कितने क्वेश्चन आए हैं, संस्कृत संबंधी परीक्षाएं हुई हैं। तो उन 10 वर्षों में इन पर्टिकुलर जो टॉपिक हैं व्याकरण के, उन पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा कलेक्शन दिया गया है क्वेश्चन बैंक में। और अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस पर भी कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले 10 वर्ष में। किरातार्जुनियम है, उस पर भी कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। शुकनाशोपदेश रह क्वेश्चन, इसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ाया जा चुका है, बाकी सबका पढ़ाया गया है, साहित्य का और व्याकरण का। तो आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें उपयोगी हैं। क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, जितने भी और मेघदूतम इत्यादि हैं, मेघदूतम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के 10 वर्ष के क्वेश्चन हैं वो सब पढ़ाए जा चुके हैं। तो वो सारे क्वेश्चन बैंक आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज उसको पढ़ें, प्रश्न लिखें और उसका उत्तर, एक उत्तर मात्र, ऐसे विकल्प जो 4 विकल्प होता है तो चारों विकल्प को नहीं लिखना है, बस प्रश्न लिखें और उसका उत्तर लिख लें। तो इस तरह से एक रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं। तो पूरा व्याकरण में संधि समास कारक, प्रत्यय, धातु, शब्द रूप, सब से संबंधित जितने भी अब तक 10 वर्ष में प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सब पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग उनको देखें और नोट करें। और संस्कृत साहित्य का इतिहास मैं कहूँगी कि एक दो बार उसकी रीडिंग कर लें, क्योंकि परीक्षा भी 10-15 दिन है, तो एक बार उसकी रीडिंग आद्योपांत कर लें, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें, यदि संस्कृत साहित्य का इतिहास आद्योपांत पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, अपने आप ही कवर हो जाएंगी। बाकी कक्षा में, यहाँ लाइव कक्षा में हम लोग पढ़ लेंगे, किंतु पहले से पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ स्टडी बहुत ही काम देती है। तो हरियाणा टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम के संबंध में बस इतनी ही चर्चा करनी थी। तो इस कक्षा को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।